आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जी हां, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम के बारे में जानने के बाद। सब कुछ बताऊंगा आपको इस जैपनीज केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें जापान में जाना पड़ेगा और समय था 80 के दशक का। जी हाँ, जितना ये देश आज सेफ है उतना ही उस टाइम पर भी था। आज भी ये माना जाता है कि यहाँ जापान में एक आदमी दूसरे व्यक्ति की जान लेगा, इसके चांसेस लगभग 1/1 लाख हैं। यानी कि 1 लाख में से कोई एक चांस बनेगा जब कोई व्यक्ति क्राइम करके किसी व्यक्ति की वहां जान ले सकता हो। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो पूरे देश में इसकी सनसनी फैल जाती है, क्योंकि वहां सबके लिए ये चीज बहुत बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन ऐसा ही एक केस है काजुको फुकुडा नाम की इस लड़की का। सन 1982 में काजुका फुकुडा नाम की ये लड़की, जिसकी उम्र उस टाइम पर 34 साल की थी, इसके 4 बच्चे हो चुके थे और ये जापान के मात्सुयामा शहर के अंदर रहा करती थी। कमाने वाली अपने परिवार में ये एक ही थी, क्योंकि इसके हस्बैंड की आकस्मिक मौत हो चुकी थी। अब क्योंकि यहाँ इसके 4 बच्चे हैं तो उनका भी भरण पोषण यहाँ काजुका को ही करना था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत थी कर्जा। काजुका के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ था। अगर आज के हिसाब से देखें तो तकरीबन 25 लाख रुपए उसे इस टाइम पर कर्जे में देने थे और ये सारा कर्जे से लिया हुआ पैसा इसने अपने बहुत ही अजीब लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च किया था। असल में यहाँ काजुका को बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने का शौक चढ़ा हुआ था। अब जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो तो अपने पैसे वापस मांगेंगे और वो बार बार यहाँ अब काजुका को परेशान कर रहे थे कि जो हमारा पैसा लिया हुआ है वो वापस दो। अब क्योंकि यहाँ काजुका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके पास कोई बढ़िया डिग्री नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था जॉब वगैरह का। लेकिन एक जॉब हर जगह पूरी दुनिया में आपको ऐसी मिलेगी लड़कियों के लिए जिसको करने के लिए कोई बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए होती। जी हाँ, बार वगैरह में काम करना। और ऐसी ही अब एक जॉब काजुका को मिल चुकी थी। यहाँ उसको जितनी हो सके छोटी छोटी ड्रेस डालकर उस बार के बाहर खड़ा होना था। कस्टमर्स लेकर आने थे और जो कस्टमर्स वो लेकर आती थी उनके साथ उसको दारू वगैरह पीनी पड़ती, उनके साथ फ्लर्ट करना पड़ता और जैसा वो चाह रहे थे उनको वैसी सर्विसेज देनी थी। इन सब का मकसद सिर्फ यही होता है कि आने वाला कस्टमर अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालकर इस बार में खर्च करके जाए। ये काम काजुका के लिए कोई खास मुश्किलों भरा नहीं था। क्योंकि यहाँ वो बचपन से ही अपनी माँ को भी यही काम करता हुआ देखती आ रही थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत उसके साथ हो चुकी थी। जहाँ उसकी माँ ने कभी कोई दारू वगैरह को हाथ नहीं लगाया था, यहाँ काजुका को कस्टमर के साथ दारू पीते पीते इसकी लत लग चुकी थी। और जैसे ये दारू का नशा एक बार यहाँ काजुका को चढ़ा, अब वो उसके दिल में बैठ चुका था। और इसी काजुका के दिल में एक और चीज घर करके बैठी हुई थी और वो थी जेलसी। जिस बार में यहाँ काजुका काम कर रही थी उसी बार में यहाँ आत्सुको नाम की एक और लड़की काम करती थी, जिसकी उम्र उस टाइम पर 31 साल की थी। अब जो भी कस्टमर्स यहाँ काजुका पकड़कर अंदर लेकर आती थी वो कस्टमर्स बजाय काजुका के आत्सुको को प्रेफर कर रहे थे। वो उसके साथ बैठते, उसके साथ ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह लेते, उसके ऊपर पैसे उड़ाते और उसका भरपूर कमीशन यहाँ आत्सुको को बार की तरफ से मिल रहा था। और एक रात जब ये बार बंद हुआ तब यहाँ काजुका ने सोचा कि आत्सुको तो बहुत ज्यादा पैसा उससे कमा रही है और जो लाइफ वो चाहती है वो असल में आत्सुका जी रही है। और इतना ही रीजन बहुत था यहाँ काजुका के पास एक बहुत ही भयंकर क्राइम को अंजाम देने के लिए। उसने सोचा कि जितना पैसा यहाँ आत्सुको के पास है, अगर वो उसके पास होता उसके सिर पे कोई टेंशन नहीं होती, वो औरों से भी और ज्यादा पैसा उधार ले सकती थी। और जैसे ही वो रात बार बंद हुआ, यहाँ काजुका आत्सुको के पास गई और उससे कहने लगी कि तुम तो बार में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है, मुझे तुमसे टिप्स चाहिए कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ, वहां बैठकर हम दोनों बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। यहाँ आत्सुको बिल्कुल अनजान थी कि असल में यहाँ काजुका के मन में चल क्या रहा है। आत्सुको ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन यही हाँ आत्सुको की अंतिम हाँ थी। जैसे ही ये दोनों लड़कियां आत्सुको के घर पहुंची और काजुका ने जब आत्सुको का अपार्टमेंट देखा तो उसको वहां बहुत प्यारी प्यारी चीजें अंदर रखी हुई दिखाई दी। आत्सुका के मन में यही बात चल रही थी कि जो वो सपना देखती है जैसी जिंदगी जीने का, वो असल में जिंदगी आत्सुको जी ही रही है। खैर यहाँ पर अब मन ही मन में काजुका ने प्लान बना लिया था आत्सुको को निपटाने का। दोनों लड़कियां कपड़े वगैरह बदलकर बेड पर बैठ गई और एक दूसरे के साथ बातें करने लगी। यहाँ काजुका इधर उधर देख रही थी कि किस सामान से यहाँ वो आत्सुको को खत्म कर सकती है। और तभी उसको बेड के साइड में एक पतली सी रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी और बातों ही बातों में यहाँ काजुका ने वो रस्सी उठाई और सीधा आत्सुको के गले में चारों तरफ उसे लपेट दिया और उसको इतनी कसकर खींचा कि यहाँ आत्सुका के गले से कोई चीख तक नहीं निकल रही थी। वो अपने आप को बचाना चाह रही थी, वो छटपटा रही थी, लेकिन काजुका उसके ऊपर बैठ चुकी थी। वो हिल नहीं रही थी और देखते ही देखते यहाँ काजुका के सामने
आत्सुको ने अपना दम तोड़ दिया। अब आत्सुको को तो उसने निपटा दिया था, अब टाइम था यहाँ से सामान को उठाने का। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसी रात यहाँ ये कांड बैठाने के बाद काजुका ने उसके अपार्टमेंट से 300 से भी ज्यादा आइटम्स वहां निकाल लिए और चोरी करके उसे अपने घर ले गई। और इन सब चीजों में उसका सारा फर्नीचर, उसके कपड़े, उसकी बैंक बुक, उसके बर्तन वगैरह सब कुछ शामिल था। जो सामान यहाँ से काजुका ने उठाया था उसकी कीमत लगभग आज के टाइम में $90,000 के आसपास थी। इतना पैसा बहुत था उसका कर्ज निपटाने के लिए। वो इस सब को बेचकर अपना कर्ज निपटा चुकी थी और अभी भी उसके पास काफी सारा पैसा बचा हुआ था। बचे हुए पैसे वो लेकर अपने घर पहुंची। यहाँ उसने अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा था और जाकर सीधा उसे बताया कि वो क्या करके आई है। बेशक यहाँ कात्सुका ने पहले कोई क्राइम नहीं किया था, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा शातिर थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताया कि वो क्या करके आई है और उसने सीधा यहाँ काजुका को समझाया कि जो तुमने किया है वो गलत है और सीधा जाकर पुलिस के हवाले अपने आप को कर दो, क्योंकि तुम पुलिस से नहीं बच सकती। ये बात सुनकर काजुका उस पर हंसने लगी और कहा कि मैंने जो किया है वो तो मैं करूंगी ही और मेरा कर्जा भी उतर चुका है और अब तुम्हें काम करना है कि यहाँ आत्सुको के जो लाश है उसको कहाँ ठिकाने लगाएं उसके बारे में सोचना है और मेरी मदद करनी है। अगली रात ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर आत्सुको के अपार्टमेंट में पहुंचे और रात के घने अंधेरे में उन्होंने आत्सुको को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाला, उसकी लाश को अपनी गाड़ी में रखा और वो गाड़ी सीधा वहां से दूर पहाड़ों की तरफ चला दी। पहाड़ों में चढ़ने के बाद उन्होंने एक गहरी खाई देखकर आत्सुको की लाश को वहीं फेंक दिया। लाश को वो डंप कर चुके थे। अपनी गाड़ी लेकर वो वापस अपने घर पहुंचे और आराम से आकर सो गए। कुछ दिन बीत चुके थे, सब कुछ यहाँ नॉर्मल था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आत्सुको आखिर गई कहाँ। काजुका उसी बार में जा जाकर अपना काम कर रही थी और किसी ने वहां पर उससे पूछा भी नहीं कि आत्सुको गई कहाँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो लाश वहां पड़ी खाई में सड़ने लगी तो आसपास रहने वाले लोगों को उसकी बदबू आई और जाकर सीधा पुलिस के पास शिकायत करी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस लाश को नीचे पड़े हुए देखा। पुलिस के हाथ अब वो लाश लग चुकी थी। पुलिस के दिमाग में अब ये बैठ चुका था कि मर्डर हुआ है और अब उनको आरोपी को ढूंढना था। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि काजुको इस केस के ऊपर गहरी नजर बनाकर रखे हुए थी। उसको पता लगा कि पुलिस के हाथ उसकी लाश लग चुकी है, मतलब पुलिस अब बार में आएगी, उसके घर जाएगी और हर जगह नोटिस करेगी कि आत्सुको किसके साथ साथ टच में थी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए काजुको ने अपना आगे का प्लान बना लिया। पुलिस सबसे पहले उस बार में गई जहां आत्सुको काम कर रही थी और वहां जाकर पूछताछ करी पूरे स्टाफ मेंबर से। स्टाफ मेंबर्स ने ये हाथ खड़े कर दिए कि हमें तो नहीं पता, हमें तो ना ही वो बता कर गई थी, हमारे पास तो जस्ट जॉब करती थी, अपना पैसा लेकर रात को अपने घर चली जाया करती थी। सारे स्टाफ से पूछताछ होने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन पुलिस को वहां पता चला कि एक काजुको नाम की लड़की भी थी जो उस टाइम पर उसके साथ काम कर रही थी और ये दोनों कुछ ही टाइम में अच्छी दोस्त बन चुकी थी। पुलिस ने काजुको का एड्रेस मांगा। काजुको के पास उसके दिए हुए एड्रेस पर गई, लेकिन यहाँ से काजुको अब फरार हो चुकी थी। हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि उसके घर पर उसके बॉयफ्रेंड और 4 बच्चे मौजूद थे। अब उनको वो अकेला छोड़कर ही यहाँ से फरार हो चुकी थी। और यहीं से ही अब ये केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जापान में पहले भी और आज भी एक 15 साल वाला नियम है, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां ऐसा कोई कांड बैठाता है और 15 साल तक पुलिस उसे ढूंढने में अपना जोर लगाती है, अगर 15 साल तक वहां की पुलिस उस आरोपी को नहीं ढूंढ पाई या फिर उस क्रिमिनल को नहीं ढूंढ पाई तो वो क्रिमिनल 15 साल बाद पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। वो आकर सामने मीडिया के सामने भी अपने बयान दे सकता है कि मैंने वो कांड 15 साल पहले किया था और पुलिस मुझे नहीं ढूंढ पाई, मतलब अब मैं फ्री हूं। और ये बात काजुको को अच्छे से पता थी कि अगर वो 15 साल किसी तरह से एक अज्ञातवास में निकाल ले, मतलब कि अपनी पहचान बदल ले, अपना चेहरा बदल ले और कहीं जाकर काम करे, अपना नाम वगैरह सब कुछ बदल ले और किसी तरह 15 साल निकाल ले तो वो बच जाएगी। और इन 15 साल के बाद वो सबको आकर बताएगी कि आत्सुको के साथ कांड मैंने बैठाया था और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब सुनने में तो लग रहा है कि 15 साल तो बहुत हो जाते हैं। कोई भी पुलिस अगर अपना जोर लगाए तो वो किसी भी क्रिमिनल को कुछ ही टाइम में अरेस्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं तेज दिमाग जो कभी नहीं पकड़े जाते और उनकी मिस्ट्रीज अनसॉल्व रह जाती है। लेकिन यहाँ किस्मत से ये केस आपको पूरी तरह से सॉल्व मिलेगा। लेकिन वो कैसे सॉल्व हुआ उसके लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी और यकीन मानिए एंडिंग इसकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ काजुको बहुत ज्यादा चालाक लड़की थी। उसने अपने प्लान्स पहले से ही तैयार कर लिए थे। उसने सोच लिया था कि वो 15 साल तक अपना सब कुछ छुपा कर रखेगी और ये 15 साल उसके लिए जल्दी ही निकल भी जाएंगे। और यकीन मानिए इस टाइम के बीच में काजुको ने जो किया
उससे उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता गया। उसे अच्छे से अंदाजा था कि अगर पुलिस ने उसे झप लिया तो झपते ही सीधा जेल में डालेगी और जेल की जिंदगी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ उसके खर्चे बड़े थे, उसको खुली लाइफस्टाइल चाहिए थी और उसके लिए उसे बाहर रहना था। अब पुलिस उसे ना पकड़ सके इसके लिए उसने अपने कुछ नियम बना लिए, खुद के ही नियम खुद के लिए, और इन्हीं नियमों के हिसाब से अब वो अपने आगे आने वाले अगले 15 साल बिताने वाली थी। उसका सबसे पहला नियम था कि वो जहां भी जाएगी, मतलब कि मात्सुयामा शहर से जहां भी बाहर जाएगी, उस शहर में या फिर उस जगह पर 3 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगी। दूसरा नियम था कि वो कभी भी किसी को फोटोग्राफ अपनी क्लिक नहीं करने देगी, मतलब कि अगर कहीं कैमरा भी लगा हुआ तो वहां वो अपना मुंह ढक कर जाएगी, और अगर कोई फोटोग्राफ उसकी क्लिक करना चाहेगा तो वो इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई उसकी क्लिक ही ना कर पाए। तीसरा रूल उसका ये था कि वो जहां भी नौकरी वगैरह करेगी खुद का पेट पालने के लिए, तो वो हमेशा हर नौकरी पर अपना अलग नाम बताएगी। अब आप एक बात खुद सोच कर देखिए, अगर ये बातें काजुको के दिमाग में आ सकती हैं तो और किसी के दिमाग में क्यों नहीं आ सकती? और किसी से मतलब है कि वहां की पुलिस के दिमाग में भी तो ये बातें आ सकती हैं कि ऑब्वियसली कोई भी अगर क्रिमिनल कांड बैठा कर जाएगा तो वो यही सब करेगा, कहीं भी ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा, अपना नाम बदल देगा, अपनी पहचान छुपा लेगा। और जापान के ज्यादातर लोग यही सब करते हैं, और उनमें से कमाल की बात यह है कि 96% लोग पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाते हैं। अब यहाँ पुलिस ने पूरे देश में काजुको की फोटोज वायरल कर दी थी और हर किसी को पुलिस से बता रही थी कि ऐसी लड़की अगर आपको कहीं दिखे तो तुरंत हमें रिपोर्ट करें। पुलिस को लग रहा था कि कुछ ही टाइम में यहाँ काजुको भी पकड़ी जाएगी, लेकिन पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही टाइम नहीं, मतलब कि बहुत बहुत लंबा टाइम होने वाला है, और इतना लंबा टाइम जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 14 साल 11 महीने बीत चुके थे। सोचकर देखिए, इस केस को हुए अब 14 साल 11 महीने बीत चुके थे। जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे शायद वो इस दुनिया को ही छोड़कर जा चुके थे, या फिर ये केस अब नए हाथों में था और पुलिस अभी तक भी काजुको का कोई पता नहीं लगा पाई थी। काजुका लगभग अब 1 महीना दूर थी अपनी असली आजादी से। पुलिस के पास सिर्फ 1 महीना था कि वो काजुको को या तो ढूंढ लें या फिर ये केस उन्हें यहीं पर बंद करना पड़ेगा। 24 जुलाई 1997 का दिन आ चुका था और इस दिन यहाँ वहाँ की पुलिस को एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने पुलिस को यहाँ बताया था कि एक लड़की जो कि कुछ काजुको फुकुडा जैसी दिखती है वो वहाँ के फुकुई शहर के एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, वो हो ही नहीं सकती क्योंकि आज तक हम उसे नहीं पकड़ पाए, तो अब उसको अंतिम समय में क्या ही पकड़ लेंगे। लेकिन होटल वाला यहाँ जोर दे रहा था कि जनाब यहाँ वही लड़की बैठी हुई है, मुझे लग रहा है कि ये वही है, आप आकर एक बार देख लीजिए। पुलिस ने उस टाइम पर तो ये बात इग्नोर कर दी, लेकिन 5 दिन बाद वही लड़की फिर से उसी रेस्टोरेंट पर आकर बैठी हुई थी। ये दोपहर का टाइम था, लेकिन ये लड़की उस टाइम पर वहां उस रेस्टोरेंट में बैठकर दारू पी रही थी। जब रेस्टोरेंट वालों ने उससे जाकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम युकिको याकिमोरा बताया। उन्होंने वापस तुरंत पुलिस को फोन किया और अब पुलिस को यहाँ मजबूरन आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो होटल वाला बहुत जबरदस्त प्रेशर यहाँ पुलिस के ऊपर बना रहा था। पुलिस अपना तामझाम उठाकर उस रेस्टोरेंट में पहुंची और जाकर उस लड़की से बात करने की कोशिश करी। जब पुलिस ने उस लड़की को देखा तो वो भी हैरानी में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लड़की सामने बैठी हुई थी वो बिल्कुल काजुको फुकुडा जैसी ही दिख रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर यहाँ पुलिस ने सोचा कि 15 साल होने वाले हैं, अब काफी कुछ उसके शरीर में बदल गया होगा, उसकी शक्ल भी बदल गई होगी, है ना। पुलिस ने जाकर उस लड़की से बात करी और कहा कि हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। वो लड़की तुरंत यहाँ पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में भी बैठकर यहाँ वो पुलिस वालों के सामने ही दारू पिए जा रही थी। पुलिस ने तुरंत यहाँ उस लड़की से कहा कि हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए हैं, लेकिन उस महिला ने यहाँ पुलिस वालों को अपने फिंगरप्रिंट देने से मना कर दिया। लेकिन पुलिस वालों को भी अब उसके फिंगरप्रिंट चाहिए थे, तो पुलिस वालों ने उसकी एक दारू की बोतल को उठाया और उस बोतल को ही अपनी लेबोरेटरी में भेज दिया। उस बोतल पर यहाँ उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और यही बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स परफेक्ट मैच हुए जो फिंगरप्रिंट्स 15 साल पहले आत्सुको के अपार्टमेंट में पुलिस को जांच करते हुए मिले थे। सोचकर देखिए, 14 साल 11 महीने 10 दिन वो पूरी तरह से पुलिस की गिरफ्त से फरार थी। सिर्फ 20 दिन बचे हुए थे, अंतिम 20 दिन, जब यहाँ काजुको फुकुडा को अपनी असली आजादी मिल जाती, लेकिन 20 दिन पहले ही उसे पकड़ लिया गया। ये केस जैसे ही पुलिस ने क्रैक किया, वहां की पुलिस की वाहवाही पूरे देश में होने लगी। सभी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतने लंबे टाइम तक फरार होने के बाद भी अपने अंतिम दिनों में भी पकड़ा जा सकता है। जब पुलिस से पूछा गया कि तुमने इतना लंबा टाइम कैसे ले लिया इस लड़की को पकड़ने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हमें लग रहा था कि काजुका ने अपनी पहचान छुपाई होगी।
लेकिन वो अपना चेहरा थोड़ी ना बदल सकती है। लेकिन यहाँ काजुको एक कदम आगे चल रही थी पुलिस वालों से। उसने असल में जो पैसे यहाँ कर्जा चुकाने के बाद उसके पास बचे हुए थे, उन पैसों से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। वो एक टोक्यो के डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर को अपने साथ सेट किया और उस डॉक्टर ने यहाँ बहुत कम पैसों में ही काजुको की प्लास्टिक सर्जरी कर डाली थी। अब वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा जवान लग रही थी और इसीलिए यहाँ उसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर पा रहा था। वो लगभग पूरे देश में ही यहाँ अलग अलग शहरों में रुक रुक कर 2-2, 3-3 महीने काम कर रही थी, अपने नाम बदल बदल कर। काम उसका यहाँ सेम ही था, वो हर बार में ही यहाँ काम कर रही थी। अलग अलग उसने बॉयफ्रेंड अपने अलग अलग शहरों में बनाए, उनके साथ संबंध भी थे उसके, लेकिन कभी भी किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई। कमाल की बात यहाँ ये भी थी कि उसने एक बार नहीं बल्कि इसके बाद और भी काफी बार अपने चेहरों को बदलने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और इसीलिए यहाँ पुलिस को इतना लंबा टाइम लगा इस अपराधी को पकड़ने के लिए। जो भी यहाँ काजुको को देख रहा था, कोई इसकी उस शक्ल पर विश्वास ही नहीं कर रहा था कि जो फोटो 15 साल पहले पुलिस ने रिलीज करी थी, ये फोटो इस लड़की से बिल्कुल मैच ही नहीं खा रही थी। जो फोटोज अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ही लड़की की है। क्या आप इस बात को विश्वास भी कर सकते हैं? आपको लगेगा कि 4-5 लड़कियां अलग अलग हैं। आज भी यहाँ जापान में काजुको को द वुमेन ऑफ 7 फेसेस के नाम से जाना जाता है। सन 1998 में यहाँ उसे कोर्ट में ट्रायल के दौरान सजा दी गई, वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, यानी कि उम्र कैद की सजा। लेकिन सन 2005 में ही यहाँ नेचुरल कारणों की वजह से काजुको फुकुडा की मौत हो गई, जेल में रहते हुए ही। बेशक यहाँ काजुका ने अपना पूरा जोर लगाकर लगभग एक परफेक्ट क्राइम कर ही दिया था। 14 साल 11 महीने 10 दिन बहुत हो जाते हैं। 15 साल बाद तो वो फ्री हो ही जाती। सिर्फ 20 दिन ही बचे थे और उसके बाद तो वो सभी को आकर चिल्ला कर भी कह सकती थी कि वही काजुको फुकुडा है जिसने 15 सालों पहले आत्सुको को निपटाया था। लगभग यहाँ एक परफेक्ट क्राइम हो ही चुका था। अगर यहाँ वो होटल वाला अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाता, अगर उसको वो केस याद नहीं होता या फिर उस टाइम पर होटल में कोई और मैनेजर होता, तो शायद आज ये मैं वीडियो ना बना रहा होता। मैंने वीडियो बस इसीलिए बनाई है कि कोई भी क्रिमिनल अपने माइंड में कितना ही परफेक्शन क्यों ना ले आए, कितना ही वो क्यों ना सोच ले कि उसने एक परफेक्ट क्राइम कर डाला है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये सब झूठ है। परफेक्ट क्राइम नेवर एग्जिस्ट। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी ही कहानी छोटी फॉर्मेट में सुननी हो तो मैं इंस्टाग्राम पर रील्स डालता हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप मुझे यहाँ फॉलो जरूर कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट निवी एम कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।